इससे पहले 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम आपका सब्जेक्ट है और आपको मैंने बताया था कि ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? ज्ञान के प्रकार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ज्ञान के स्रोत कौन कौन से होते हैं, किन किन के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? अनुभव की। अब जब अनुभव की बात आती है तो ये चीज पहले क्लियर हो चुकी थी कि किसकी अहम रोल किसका होता है? इंद्रियों का। किसका होता है? हमारे सेंसेस इंद्रियों का होता है। ठीक है, क्योंकि हम इंद्रियों के माध्यम से ही कोई भी चीज को अनुभव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ खाते हो तो टेस्ट का पता चलता है कि खट्टा है कि मीठा है। ठीक है, या आप टच करते हो तो आपको पता चलता है कि गर्म है या ठंडा है ना। कोई भी चीज, तो जो भी ज्ञान, इसमें अहम भूमिका किसकी होती है बेटा? इंद्रियों की। जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुभवजन्य ज्ञान। यानी कि इंद्रियों से हम क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्ष रूप से उसको देखते हैं। और जब प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, खुद से अनुभव करते हैं, तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता, वो एकदम सत्य है। वहां पर हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं हो सकता। क्लियर? इसके बाद में आता है बेटा तार्किक चिंतन। तो जहां तर्क होता है, तर्क वही होता है जहां ज्ञान होता है। जब तक हमें किसी चीज की 100% नॉलेज नहीं होगी, 100% किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा, हम बोलेंगे, हमारे अंदर हेजिटेशन होगी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वास्तव में क्या मैं सही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मुझे गलत बताया। तो तर्क हम कब करते हैं? तर्क कब करते हैं? जब किसी चीज के बारे में हमें 100% हम श्योर हो कि हाँ ये सही है, तभी हम तर्क कर सकते हैं। ठीक है, तार्किक चिंतन जो होता है उसको 2 भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। पहला होता है आगमनात्मक तर्क चिंतन। अच्छा, आगमनात्मक, ये जो मेथड्स आपने पढ़े होंगे, आगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है, तो आगमन के अंतर्गत क्या होता है? निगमन के अंतर्गत पहले क्या आता है? नियम आता है। ठीक है, और फिर उदाहरण आता है। आगमन के अंतर्गत इसका अपोजिट हो जाएगा, पहले उदाहरण आएगा फिर नियम। उदाहरण से नियम की ओर, निगमन में नियम से उदाहरण की ओर। इसी तरह से इसको हम बोल सकते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। विश्लेषण मींस किसी चीज के टुकड़े करके अध्ययन करना। ओके, संश्लेषण मींस सबको जोड़ करके, एक साथ जोड़ के उसका अध्ययन करना। हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। आगमनात्मक तर्क चिंतन में हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमने पहले क्या बोला, मैंने आपको बताया, पहले होता है इसमें उदाहरण। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया? जो सत्य है, फैक्ट है कि जो मनुष्य है वो क्या है? मरणशील प्राणी है। और आज मैंने देखा एक लड़का था जिसका नाम मोहन था, एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए अब हम इसीलिए कहते हैं कि इंसान जो है वो क्या है? मनुष्य क्या है? मरणशील प्राणी है। तो मनुष्य मरणशील प्राणी है, ये तो नियम हो गया। ठीक है, मैंने उसका एग्जांपल दिया क्या कि आज मोहन की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, क्या कर सकते हैं? अब मनुष्य का जीवन ही ऐसा है, मनुष्य तो मरणशील प्राणी है। क्लियर? तो पहले उदाहरण आता है, फिर नियम आता है, किसके अंतर्गत? आगमन। क्लियर? यानी कि हम पहले बोलेंगे कि उसका कोई भी एग्जांपल देंगे, उसके बाद में बोलेंगे कि ये तो सत्य है, ये तो होता नहीं है। निगमनात्मक में जो मैंने मनुष्य मरणशील प्राणी है और उसके बाद में एग्जांपल हम दे देंगे। तो ये क्या है? अब क्या इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो सकता है? मनुष्य तो है ना मरणशील प्राणी। क्या ऐसा है कि कहीं कहीं ऐसा हुआ हो कि जो है वो अभी तक जिस किसी की मृत्यु ही ना हुई हो? नहीं है ना। ये तो क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको तो हम अस्वीकार कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो तार्किक चिंतन को हम कितने भागों में बांट के अध्ययन करते हैं? 2 भागों में, आगमनात्मक तर्क चिंतन और निगमनात्मक तर्क चिंतन। अच्छा है, आप दोनों ये मेथड अच्छे से पढ़ लेना। दोनों मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है। फिर इसके बाद में क्या आता है बेटा? निर्णय और स्वामित्व। निर्णय और स्वामित्व की बात करें तो हम कई बार हमें लगता है ना, हम किसी के ऊपर अंधा विश्वास कर लेते, बोलते हैं कि ये जो
हमें क्या दे, इसके लिए प्रूफ दे, प्रूफ करें कि हाँ ये सही है, नहीं, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, अंधविश्वास करते हैं। बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और पढ़ते तो हम उनकी बातों को क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। वो जो भी डिफाइन करते, जो भी डेफिनेशन वो देते हैं, जो भी परिभाषा वो देते हैं, उनके जो भी सेंटेंसेस होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि ये अरे उन्होंने बोल दिया, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। ओके, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? कई बार ऐसा होता है जिसके ऊपर हम बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं कि ये गलत बोल ही नहीं सकता, तो हो सकता है उनकी जो भी उन्होंने बोला हो। एग्जाम्पल को मैं खुद बोलती हूँ आपको, मैं टीचर हूँ और टीचर के ऊपर बच्चे विश्वास करते हैं, ठीक है, और टीचर जो भी बोलता है उसको बच्चे फॉलो करते हैं। लेकिन क्या कई बार ऐसा हो सकता है ना कि मैं भी गलत बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझ पर विश्वास करोगे या जो मैं बोल रही हूँ उस पर विश्वास करोगे? मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उस पर विश्वास करना चाहिए आपको। मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर विश्वास करना चाहिए आपको कि मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। मेरे ऊपर आपको थोड़ी ना अंधविश्वास करना है, ठीक है। तो जो भी महापुरुषों ने जो भी कथन दिए हैं वो भी एक तरीके से क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। लेकिन वो ज्ञान की सीमा में कब आता है? उसकी कुछ शर्तें होती है, जब तक उन शर्तों को पूरा नहीं होती है वो शर्तें, तब तक उन कथनों को हम ज्ञान नहीं कह सकते, उन कथनों को हम ज्ञान नहीं कह सकते। जैसे कि हम कहें कि कोई भी ज्ञान, जैसे जो भी महापुरुष जो भी कथन कह रहा है, जो भी परिभाषा दे रहा है, वो हमारे जीवन की व्यवहारिकता पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि हमारे वास्तविक जीवन में वो सब कुछ होना चाहिए, तभी वो ज्ञान होगा। सत्यता पर आधारित होना चाहिए, तभी हम उसको सही मायने में क्या बोल पाएंगे, ज्ञान बोल पाएंगे, ठीक है। दूसरी इसकी शर्त क्या होती है कि व्यक्ति की अपेक्षा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अंधविश्वास किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो इसको तुम्हें बहुत अच्छे से, तो ये कभी गलत बोल ही नहीं सकते, ये कभी गलत ज्ञान दे ही नहीं सकते। नहीं, हमें व्यक्ति की अपेक्षा किस पर ध्यान देना चाहिए, उनके कथनों पर, जो भी उन्होंने कहा उस पर। इसके बाद आता है प्राकृतिक तथ्यों के विपरीत ना हो, ज्ञान प्राकृतिक तथ्यों के विपरीत ना हो। तो भाई बहुत सारे आज के टाइम पे तो मोस्टली यही हो रहा है कि हम करीब प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो प्रकृति जो होना चाहिए है ना, वो नहीं होता है। आज के टाइम पे इतना सब कुछ हो रहा है कि हम एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं नेचर को, ठीक है। तो इसका क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कैसा होना चाहिए ज्ञान, ज्ञान प्राकृतिक तथ्यों पर आधारित तो होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि हाँ देखो, जैसे किसी और ने कोई भी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन, ज्ञान के बारे में सपोज एक्सप्लेन किया, मैंने किया, लेकिन दूसरा बंदा आ रहा है कोई भी और वो उसकी आलोचना कर रहा है, वो विरोध जता रहा है उसके लिए, तो क्या वो ज्ञान होगा? जहां पर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जहां पर हल्का सा भी कंफ्यूजन होता है ना, हल्का सा भी क्वेश्चन मार्क लगता है, हल्का सा भी डाउट होता है, तो वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। जो सत्य है वही ज्ञान कहलाएगा। तो अगर किसी भी चीज में, किसी भी कथन में, किसी भी महापुरुष के कथन में किसी तरह का कोई विरोधाभास आ जाता है, कोई उसकी आलोचना करता है, तो वो ज्ञान कभी भी नहीं होगा। तो ये जो बात आती है इसकी निर्णय और स्वामित्व, ठीक है, उसमें हमें ज्ञान के लिए महापुरुष जो भी कथन कहते हैं, जो भी परिभाषा देते हैं, वो ज्ञान की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनकी ये शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। क्लियर? इसके बाद में आता है बेटा अंतःदृष्टि, अंतःप्रज्ञा। अंतःदृष्टि क्या होता है? प्रज्ञा मीन्स ज्ञान, प्रज्ञा मीन्स ज्ञान, अंतः आंतरिक, आंतरिक ज्ञान। देखो इसमें बात आती है इंद्रियों की, यहाँ पर तर्क की बात आई, लेकिन जब अंतः प्रज्ञा की बात आती है ना बेटा, तो इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। अंतः प्रज्ञा मतलब हमारा आंतरिक ज्ञान, जो हमें पहले से, जिसके बारे में किसी तरह का कोई अनुभव नहीं था, अचानक से हमारे अंदर किसी चीज के बारे में, किसी चीज का ज्ञान प्राप्त होता है, अचानक से कोई आइडियाज आते हैं हमारे दिमाग में, हो सकता है सिचुएशन को देख करके,
उस वक्त कैसी परिस्थिति है उसको देख करके। मैंने आपको बताया कि एक बार एग्जांपल दिया था ना कि जैसे आग लग जाती है कहीं पर, तो क्या आप पूछने जाओगे? नहीं, आप अपने दिमाग से काम करोगे, आप फटाफट, आपको कुछ नहीं पता लेकिन आप क्या करोगे? पानी ढूंढोगे। और ये क्या है? ये आपके खुद के दिमाग। और ये चीजें क्या करती है, जब किसी चीज को सीखने की हमारी आवश्यकता होती है ना, तो वो अपने आप हमारे अंदर से उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आंतरिक ज्ञान। मैं तो बोलती हूँ, पहले के टाइम पे आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा, सुना होगा कि जो महापुरुष होते थे, जो गुरु होते थे, या हम ये बोलते हैं जो महात्मा होते थे, जो तपस्या करते थे वर्षों तक, तो उनके अंदर ऐसी शक्तियां, उनको कोई ज्ञान नहीं देता था। उस वक्त ऐसा नहीं कि उनको ये शक्तियां किसी ने बताई कि तुम ऐसा करो तो ये शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएगी। नहीं, आपने टीवी में देखा हो, सीरियल्स वगैरह में देखा होगा या पढ़ा होगा पुराने ग्रंथों में कि तपस्या के बल, अपने तप के बल पर वो लोग अपने आप को जमीन से बहुत ऊपर तक उठा लेते थे। इतने वो थे वो तप में, ऐसी कठोर तपस्या होती थी। तो वो तपस्या क्यों करते? तपस्या के माध्यम से उनको आंतरिक ज्ञान की, जैसे महात्मा बुद्ध है ना, तो उनको भी, उन्होंने भी तपस्या की। पहले के जितने भी आप देखो महात्मा ऋषि मुनि है, सब तप के बल पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो क्या उन्होंने कहीं से सीखा? हाँ, उसमें कहीं तर्क का कोई रोल रहा, कहीं अनुभव का कोई रोल रहा? उनको तो पहले किसी चीज के बारे में पता भी नहीं था ना। यानी कि आपके अंदर तो ये चीज, हर इंसान ज्ञानी होता है, हर इंसान के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है घोल के। बस जो सिचुएशंस होती है, जो परिस्थिति होती है, वो उस ज्ञान को बाहर लाने का काम करती है। समझ में आ गया? कोई डाउट? ज्ञान के स्रोत कितने माने गए मुख्य रूप से? 4। कौन कौन से? अनुभवजन्य इंद्रियों से जो ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, और हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में अनुभव करके जो सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुभवजन्य ज्ञान। और ये जो ज्ञान है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। लंबे समय तक स्थायी रहने वाला ज्ञान यही है। जो आप खुद से करके सीखोगे वो कभी नहीं भूलोगे, लेकिन आप दूसरे को देख के सीख रहे हो ना। अकेले ना कुम्हार जब वो बनाता है, बर्तन बनाता है, तो आपको लगता है अरे ये तो नहीं बना रही है, देखो कैसे कैसे बना रहा है। और जब पता चलेगी चलो ठीक है आ जाओ बनाओ, तो जब तुम बनाना शुरू करोगे ना तो तुम कभी नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए भी किसकी जरूरत होती है? प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब तक अनुभव किसी चीज का नहीं होता है तब तक, और अनुभव किससे होता है? इंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? तार्किक चिंतन। ठीक है, तार्किक ज्ञान होता है एकदम बिल्कुल, जहां किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो। तर्क वही होता है जहां आत्मविश्वास होता है। क्लियर? एक चीज तर्क कहाँ होता है? तर्क वहां होता है जहां आत्मविश्वास होता है। जहां आत्मविश्वास नहीं होता है वहां पर तर्क नहीं होता है। आत्मविश्वास कहाँ होता है? जिस चीज के हम बारे में हम 100% श्योर हो। ठीक है, आप देखो, एक तो आप रट करके स्पीच बोलते हो, आप जरूर अटकोगे, आप 100% अटकोगे, लेकिन किसी चीज के बारे में आपको जानकारी है पूरी तरह से और आप कहीं रट नहीं रहे हो, अपने खुद के थॉट्स आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पर आप कभी नहीं अटकोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाएगी। और रटना मतलब आपको सिर्फ आपने रटा है, उसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो अपने आप ही आत्मविश्वास कम हो जाएगा। ठीक है, आगमनात्मक, निगमनात्मक, नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, फिर आता है निर्णय और स्वामित्व। जो भी महापुरुष ज्ञान देते, जो भी कथन कहते हैं या जो भी परिभाषा देते हैं, वो सब ज्ञान की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनकी शर्तें क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद में आता है अंतर्दृष्टि, अंतः प्रज्ञा, आंतरिक ज्ञान। ठीक है, ऐसी जो कि ऐसी अचानक से ऐसे ज्ञान की ज्योति जो अचानक से हमारे अंदर जलती है और बाहर प्रकाश फैलाती है, तो क्या बोलते हैं? आंतरिक। ठीक है, तो आपका आज का ये टॉपिक यहीं पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट हम बताएंगे ज्ञान के सिद्धांत, जो प्रमुख सिद्धांत है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।